पर चीन के साथ विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा है। इस बीच खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सितंबर में उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन समिट के दौरान द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्रालय SCO शिखर सम्मेलन के इतर समरकंद उज्बेकिस्तान में मोदी शी द्विपक्षीय बैठक की संभावना की तैयारी कर रहा है। 27 और 28 जुलाई को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ताशकंद में S जयशंकर और वांग यी के बीच बैठक हो सकती है, जिसमें 16वें दौर के कमांडर लेवल की बातचीत को लेकर विमर्श संभव है। गौरतलब है कि 7 जुलाई को जयशंकर और वांग यी ने बाली में पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने गतिरोध वाले कुछ क्षेत्रों से चीनी सैनिकों के पीछे हटने का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी इलाकों से पूरी तरह पीछे हटने के लिए उन्हें अपनी गति को बनाए रखने की जरूरत है, ताकि सर्वसम्मति क्षेत्रों में शांति बहाल की जा सके। और पीएम नरेंद्र मोदी आज नेवी से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में है ये कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण करेंगे। भारतीय नौसेना में मेक इन इंडिया तकनीक को बढ़ावा देना है, इसी को लेकर रखा गया है ये कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी आज उद्योग जगत, शिक्षा जगत, सेना और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 2 दिनों के सेमिनार को संबोधित करेंगे। नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के स्वावलंबन नाम के सेमिनार को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की अहम कड़ी माना जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ अपना विचार साझा करेंगे। इस दौरान पीएम स्प्रिंट चैलेंज का भी अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। जिसके बाद शाम 4:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित NIO के सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। ये सेमिनार आज और कल चलेगा। सेमिनार के दूसरे दिन हिंद महासागर क्षेत्र में आउटरीच पर चर्चा की जाएगी। NIO ने रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और उत्पादन को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आज कोर्ट में एक बार फिर से बाबरी मामले की गूंज सुनाई देने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज बाबरी मामले पर अहम सुनवाई है, जिसमें कोर्ट लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर बड़ा फैसला सुना सकती है। बाबरी ढांचे के विध्वंस का मामला फिर कोर्ट की दहलीज पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बाबरी विध्वंस मामले में बरी आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तकरीबन 6 महीने पहले दायर याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई में हाईकोर्ट देखेगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस आरोपियों को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ बाबरी पक्ष के मुद्दई रहे हाजी महबूब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में 28 साल बाद फैसला आया। CBI की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं थी। नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना अचानक हुई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक और अहम मामले की सुनवाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हाई कोर्ट में दायर याचिका की गई है, जिसमें विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग की गई है। उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 3 अन्य की ओर से याचिका दाखिल की है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने और इसके अलावा कमीशन के माध्यम से मौके की रिपोर्ट मंगाए जाने की मांग की गई है। जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच मामले की आज सुनवाई करेगी। याचिका में विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने की भी मांग की गई है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए, खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है, वहीं पर कारागार मौजूद है। उसी कारागार में भगवान कान्हा का जन्म हुआ था। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है।
श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है। इस 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग याचिका में की गई है। और इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। आतंकी हमले को लेकर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुए और सर्च ऑपरेशन जारी है। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों पर यह आतंकी हमला हुआ, एक जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में लौट रही शांति आतंकियों को रास नहीं आ रही। बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर पुलवामा में बड़ी हिमाकत की। एक बार फिर यहां दिन दहाड़े गोलियों की बौछार की गई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में गोंगू क्रॉसिंग के पास सर्कुलर रोड पर रविवार दोपहर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम चेकिंग में जुटी थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के एएसआई शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया कि आतंकियों ने क्रॉसिंग के पास स्थित एक सेब के बगीचे से फायरिंग की। इसी दौरान सीआरपीएफ के एएसआई विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल विनोद कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि 5 दिनों में सुरक्षा बलों पर ये दूसरा हमला था। 12 जुलाई को लाल बाजार चौक में आतंकी हमले के दौरान कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद लोन शहीद हो गए थे। और बांग्लादेश के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुखों से मिल सकते हैं आर्मी चीफ। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल मनोज पांडे की पहली बांग्लादेश यात्रा है ये। बांग्लादेश में हिंसा के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस यात्रा में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये उनकी सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा है। बताया जाता है कि सेना प्रमुख बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से आमने सामने बात कर सकते हैं और देश के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जनरल पांडे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों के एक स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट एंड ट्रेनिंग ऑपरेशंस के सदस्यों से भी बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में फेसबुक पर धार्मिक पोस्ट करने के बाद हिंसा का मामला सामने आया है। पोस्ट से भड़के कट्टरपंथियों ने पोस्ट करने वाले युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद भीड़ ने एक मंदिर को निशाना बनाया। घटना नरेल जिले के लोहागरा गांव की बताई जाती है। हिंसा की घटना के बीच पहुंची पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। और अब वो खबर जो आपके जीवन पर असर डालने वाली है। बड़ी खबर ये है कि आज से आटा चावल महंगा होने वाला है। इसके साथ ही दूध दही पनीर के दाम भी बढ़ जाएंगे। अस्पताल में कमरा लेना, होटल का कमरा लेना ये भी महंगा होगा, क्योंकि जीएसटी की जो रिवाइज्ड रेट है, नई दरें हैं, आज से लागू हो जाएंगी, जिसका असर रोजमर्रा के सामान पर भी पड़ेगा। आज से आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। आटा, पनीर, दही समेत पैकेट बंद और लेबल युक्त चीजें, मछली, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन पर जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। हालांकि ये दरें फ्रोजन वस्तुओं को छोड़कर लागू होंगी। इन पर सरकार ने 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। इसी प्रकार टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और रेटलेस सामान, नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। इसके अलावा प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं। सौर वाटर हीटर पर 5% की जगह अब 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 12% से 5% कर दी गई है। राहत की बात ये भी है कि ट्रक से वस्तुओं की ढुलाई में जीएसटी को 18 से घटाकर 12% तक कर दिया गया है। और पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में एनकाउंटर हुआ। होटल मालिक से फिरौती लेने पहुंचे थे 4 गैंगस्टर। पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है।